अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आज की स्टोरी को शेयर किया है जानजेब ने। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। क्या मुसीबत है ये गुर्बत भी, हर वक्त के खर्चे किसी आफरियत की तरह मुँह खोले खड़े हैं। अब ऊपर से एक और मुश्किल आ गई। सोहा झंझलाते हुए बोली, अम्मा अब्बा भी ना, काश कुछ छोड़ ही जाते हमारे लिए। आज सोहा को ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अम्मा अब्बा के पास कौन सा ऐसा कुछ था जो हमारे लिए छोड़ जाते। उन्होंने तो जो कुछ किया हमारे लिए ही किया। जूनी छोटी बहन के गुस्से पर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे, मालिक मकान ने भी घर खाली करने को कह दिया। सोहा फिक्रमंदी से बोली, अल्लाह बेहतरीन असबाब पैदा करेगा, परेशान क्यों होती हो। जूनी उसे तसल्ली देते हुए बोली। परेशान तो वो भी बहुत थी, पर वो अपनी फिक्रमंदी को सोहा पर आया नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सोहा मज़ीद परेशान हो। सोहा और जूनी दो बहनें थीं। वो अपने माँ बाप के साथ कच्ची बस्ती में बने एक छोटे से घर में रहती थी, जो एक कमरे पर मुश्तमिल था। उनका बाप मजदूरी करता था और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। दोनों मियाँ बीवी जैसे तैसे करके घर चला रहे थे, मगर एक हादसे ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। आज से 2 साल पहले उन दोनों के माँ बाप अपने किसी रिश्तेदार से मिलने बस में दूसरे शहर जा रहे थे। एक ट्रक से तसादम के नतीजे में पूरी बस उलट गई। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। माँ बाप के बाद दोनों की दुनिया अंधेर हो गई थी। भाई कोई था नहीं जो सहारा बनता। अब वो दोनों बहनें मिलकर एक स्कूल में सफाई सुथराई का काम करती थीं, मगर कुछ दिन पहले मालिक मकान के घर खाली करने वाली बात से वो दोनों परेशानी में मुब्तला थीं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी कहाँ घर ढूंढें, और जहाँ घर मिल रहे थे उनका किराया उनकी पहुँच में न था। इन्हीं सोचों में उलझी वो दोनों सुबह स्कूल के लिए निकल गईं। स्कूल की सभी टीचर बहुत अच्छी थीं, मगर सोहा और जूनी को मिस अक्सा बहुत पसंद थी। खूबसूरत सी नरम मिजाज की वो न सिर्फ जूनी और सोहा को पसंद थीं, बल्कि पूरे स्कूल की पसंदीदा टीचर थीं। मिस अक्सा काफ़ी दिनों बाद स्कूल आई थीं। वो स्कूल छोड़कर जा रही थी, जिस पर वो दोनों बहुत उदास थीं। आज वो मिस अक्सा से खूब बातें कर रही थी। वो सोच रही थी कि फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। बातों बातों में जूनी ने उनसे अपनी परेशानी का जिक्र किया। अरे परेशानी की तो कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही मिस नरगिस की जानने वाली ने मुझसे जिक्र किया था। मिस नरगिस के जानने वालों में कोई बेवा खातून हैं, अकेली होती हैं, उनको ज़रूरत है फुल टाइम मुलाजमा की। खाना पीना भी मिलेगा और रहने का भी इंतज़ाम है। मिस नरगिस मिस अक्सा की बहुत अच्छी दोस्त थी। बस तुम यहाँ से छोड़ो तो वजह मत बताना कि मैंने बोला है, वरना प्रिंसिपल साहिबा खफा होंगी, और वहाँ जब जाओ तो बोलना मिस नरगिस ने भेजा है। मिस अक्सा उन दोनों को ताकीद करते हुए बोली। वो दोनों खुश होकर असबाद में सर हिलाने लगी। दूसरे दिन वो दोनों मिस अक्सा के बताए हुए पते पर पहुँच गई। 2nd फ्लोर पर फ्लैट था। बेल बजाने पर दरवाज़ा एक खातून ने खोला। जी, हमें मिस नरगिस ने भेजा है कि आपको काम के लिए मुलाजमा की ज़रूरत है। जूनी के कहने पर वो खातून एक तरफ हटकर उनको अंदर आने का इशारा करने लगी। वो उन दोनों को टीवी लाउंज में ले आई। आओ बैठो, वो सोफ़े की जानिब इशारा करते हुए बोली। मेरा नाम सादिया है। वो औरत सामने रखे सोफ़े पर बैठते हुए बोली। तुम लोगों के क्या नाम हैं? मेरा नाम जूनी है और ये मेरी छोटी बहन सोहा है। जूनी मुस्कुराते हुए बोली। तुम लोगों को खाना वगैरह बनाना आता है? जी बेगम साहिबा, हम बना लेते हैं, सोहा जल्दी से बोली। बेगम साहिबा नहीं, मुझे अम्मी बोलना। सादिया के कहने पर वो दोनों हैरानी से उनको देखने लगे। मुझे अच्छा लगेगा तुम दोनों का अम्मी कहना, और कल से आ जाना यहाँ अपना सामान वगैरह लेकर। तुमको नरगिस ने बताया होगा, यहाँ तुमको सब सहूलत मिलेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। जी, हमें सब बता दिया था। जूनी के कहने पर सादिया मुतमईन होकर मुस्करा दी। जूनी और सोहा अगले दिन ही आ गईं। उनको अभी रहते हुए थोड़े ही दिन हुए थे।
इन थोड़े ही दिनों में सादिया बेगम की तरफ से उन दोनों को इतनी अपनाइत मिली कि उनको महसूस होता था कि वो अपने ही घर पर हैं। सादिया बेगम का रवैया भी उन दोनों के साथ बेहद अच्छा था। वो उनकी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखती थी। सोहा और जूनी भी हर काम दिलजमी से करती थी, मगर एक चीज़ जो जूनी ने महसूस की थी वो ये थी कि उसको लगता था इस घर में 3 नहीं 4 मौजूद हैं। और दूसरा ये कि सादिया बेगम ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थीं। अक्सर रात में उनके कमरे से बातों की आवाज़ आती। ऐसा महसूस होता था कि वो किसी से बात कर रही हैं, मगर उन दोनों को उनसे पूछना मुनासिब नहीं लगा। जूनू ने इसका जिक्र सोहा से भी नहीं किया, क्योंकि वो सोहा बहुत डरपोक थी। वो नहीं चाहती थी कि सोहा खौफज़दा हो। रात जूनी की आंख खुली तो उसे प्यास महसूस हुई। वो उठकर किचन में चली आई। किचन से आती किसी के गुनगुनाने की आवाज़ पर वो बेसाख्ता टटकी, क्योंकि वह आवाज़ सादिया बेगम की हरगिज़ नहीं थी। आहिस्तगी से वो किचन की जानिब बढ़ी, जहाँ कोई किचन में खड़ा था। जूनी गौर से देखने लगी। वो कोई लड़की थी जिसकी पुश्त जूनी की तरफ थी। वो लड़की गुनगुनाती हुई अब चाय कप में अंडेल रही थी। वो जो कोई भी थी पलटी और किचन से बाहर आने लगी। जूनी घबरा कर किचन के पास रखे फ्रिज की ओट में हो गई। वो चाय लिए सादिया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। जूनी कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर कुछ सोचकर वो सादिया बेगम के कमरे की जानिब बढ़ी और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। दरवाज़ा सादिया बेगम ने खोला। वो हैरानी से सामने खड़ी जूनी को देख रही थी। क्या हुआ जूनी, खैरियत तो है? जी बस वो ऐसे ही। मैं पूछ रही थी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? जूनी थूक निकलते हुए बोली। उसकी नज़र उनके कमरे पर थी, जहाँ कोई भी नहीं था। नहीं बेटा, इतनी रात को क्या चाहिए होगा? जाओ तुम भी सो जाओ। मैं भी सो रही थी। उनकी बात पर वह मुश्किल मुस्कुराती अपने कमरे में वापस आ गई। वो खामोशी से बिस्तर पर आकर लेट गई। उसका दिल खौफ से लर्ज़ रहा था। फिर वो कौन थी जो कमरे की तरफ जा रही थी? पूरी रात इसी खौफ से आंखों में कट गई। दूसरे दिन जूनी गुमसुम सी कैफियत में काम में लगी हुई थी। जूनी, सफाई कर लो तो ज़रा मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, आज मेरी दोस्त मुझसे मिलने आ रही है। वो सादिया बेगम के कमरे में झाड़ू दे रही थी कि वो उसके पास आकर बोली, जी अम्मी, मैं सफाई कर लूँ फिर इस्त्री करती हूँ। वो झाड़ू देते हुए बोली। झाड़ू से फारिग होकर वो कमरे में आई तो सामने बेड पर सादिया बेगम का सूट इस्त्री हुए रखा था। अरे, सोहा ने इस्त्री कर भी दिया, चलो अच्छा है, वो कहती हुई किचन में आ गई और किचन में आकर रोटी बनाती सोहा का हाथ बटाने लगी। सोहा, अम्मी के कपड़े तुमने इस्त्री किए थे? जूनी सिंक में हाथ धोते हुए बोली। नहीं तो मैं तो अम्मी के कमरे में सुबह से गई ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? सोहा हैरानी से बोली। नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी, वो उसको टालते हुए बोली। जूनी का दिमाग मुस्तकिल सोचों के ताने बाने बुन रहा था कि अगर सोहा ने सादिया बेगम के कपड़ों पर इस्त्री नहीं की तो फिर किसने की है। शाम जूनी सादिया बेगम के कमरे में आई तो उनके चेहरे पर दुपट्टा डाले बेड पर सोता देखकर आहिस्तगी से उनकी अलमारी खोलकर कपड़े वगैरह रखने लगी, क्योंकि वो बहुत दिन से जूनी से बोल रही थी कि मेरी अलमारी साफ़ कर दो। और सोहा की हमेशा ऐसे कामों से जान जाती। वो बस किचन में खाना और रोटी शौक से बना लेती थी। सादिया बेगम करवट बदल कर लेट गई। अम्मी, आप जाग रही हैं? जूनी उनकी पुश्त को देखते हुए बोली कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सामने की जानिब मुतवज्जो हुई, जहाँ सादिया बेगम खड़ी थी। जूनी की आंखें हैरत से फैल गईं। वो तेज़ी से बेड की जानिब देखने लगी, जहाँ अब कोई भी न था। क्या हो गया जूनी? वो उसके चेहरे पर फैली परेशानी देखकर बोली। वो आप कहाँ थी? बेटा, मैं ड्राइंग रूम में थी, अपनी सहेलियों के पास अभी गई हैं। मगर ये तुम इतना डरी हुई क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं अम्मी, वो नफ़ी में से लाती कमरे से निकल गई। सादिया बेगम नासमझी से उसको जाता देखने लगी। वो दोनों सादिया बेगम के कमरे में बैठी बातें कर रही थी। आज तो मेरा पकोड़े खाने का दिल चाह रहा है, सादिया बेगम बातों बातों में बोली। और शाम सुबह पकोड़े बनाने के इरादे से किचन में दाखिल हुई तो कढ़ाई में पकोड़े तल रहे थे। ओ, ये जूनी भी पकोड़े कढ़ाई में डालकर पता नहीं खुद कहाँ चली गई। वो जूनी की अक्ल पर मातम करते हुए पकोड़े कढ़ाई से निकालने लगी।
जो तल चुके थे। रात वो दोनों बिस्तर पर लेटी बातें कर रही थी। सोहा बोली, जूनी तुमने शाम को पकोड़े बहुत मज़े के बनाए थे। कौन से पकोड़े? वो ना समझी से बोली। अरे वही जो आप मोहतरमा कढ़ाई में डालकर खुद गायब हो गई थी। सोहा की बात पर जूनी बिल्कुल चुप सी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो समझ चुकी थी कि इनके अलावा कोई और मखलूक भी है जो इनके साथ यहाँ है। सादिया बेगम की चाय बनाना, कपड़े इस्त्री करना, उनके बेड पर किसी की मौजूदगी और फिर अब पकोड़े तलना, ज़रूर उसका गहरा ताल्लुक़ है सादिया बेगम से। जूनी सोचने लगी और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सोहा, जूनी बेटा, आज रात में मोना आपा के यहाँ जा रही हूँ, रात वहीं रुकूंगी, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। वो अपनी बड़ी बहन का नाम लेते हुए उन दोनों से बोली, हमें अजीब लग रहा है जाना, अगर आप बुरा ना माने तो हम घर पर रुक जाएं। जूनी हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों घर पर रुक जाना। सादिया बेगम के बोलने पर वो दोनों खुश हो गईं। सादिया बेगम अपनी बहन के यहाँ चली गईं। वो दोनों काफ़ी देर तक जाग कर बातें करती रहीं। बातें करते करते दोनों की आंख लग गई। अभी सोए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि कुछ अजीब सी आवाज़ पर दोनों घबरा कर उठ गईं। सोहा की निगाह घड़ी पर गई जो रात के 4 बजा रही थी। वो दोनों उठकर बैठ गईं। बाकायदा किसी की सिसकियों की आवाज़ थी। ऐसा मालूम हो रहा था कोई बहुत कर्ब में है। वो दोनों डर कर एक दूसरे को देखने लगीं, फिर हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। आवाज़ सादिया बेगम के कमरे की जानिब से आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कोई अम्मी कहकर रो रहा हो। दोनों कांपते कदमों से कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर कोई भी न था। सोहा खौफ के मारे जूनी से लगी हुई थी। वो दोनों धड़कते दिल के साथ वापस पलटकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगीं कि उनकी निगाह टीवी लाउंज से गुजरते हुए टेरेस की जानिब उठी, जहाँ कोई खड़ा आसमान की जानिब देख रहा था। खौफ की सर्द लहर उनके बदन में दौड़ गई। वो दोनों खौफ के मारे अंधाधुंध कमरे में भागीं। जूनी, मुझे डर लग रहा है। पसीने में शराबोर सोहा लरजते हुए उसके गले लग गई। मैं बोलती हूँ यहाँ से चलो। वो हिचकियों से रो दी। कहाँ जाएंगे यार? बेबसी से बोलते हुए जूनी भी रो दी। पूरी रात वक्फे वक्फे से सिसकियों की गूंज जारी रही और वो रात उन दोनों ने खौफ में गुजार दी। अगले दिन सादिया बेगम वापस आ गई। देखो सोहा, तुम अम्मी से कल वाली बात का जिक्र ना करना, हो सकता है उनको बुरा लग जाए, और देखो यहाँ रहना हमारी मजबूरी है, हम कहाँ जाएंगे। वो छोटी बहन को प्यार से समझाते हुए बोली। उसकी बात पर सोहा भी कुछ समझकर चुप हो गई। वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, यहाँ से निकलकर वो कहाँ जाएंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़कर जूनी टीवी लाउंज में गई, जहाँ सादिया बेगम जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मगर दूसरे ही लम्हे जूनी दहशतज़दा सी उनकी गोद की तरफ देख रही थी, जहाँ कोई उनकी गोद में सर रखे लेटा था। आहट पर सादिया बेगम ने जूनी की तरफ देखा और अगले लम्हे अब उनकी गोद में कोई नहीं था। जूनी सादिया बेगम की आंखों को देखने लगी, जो बेहद सुर्ख हो रही थी। रात तक जूनी की आंखों में वो मंजर किसी फिल्म की तरह चलता रहा। रात के किसी पैर उसे लगा उसे कोई झंझोड़ के उठा रहा है। वो हवास बाख्ता सी उठ बैठी। वो सोहा थी जो उसे उठा रही थी। क्या हो गया? वो सामने अभी कोई अलमारी खोले खड़ा था। वो उंगली से सामने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे नहीं रहना यहाँ जूनी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी। उसकी बात पर जूनी अपनी खौफ से बेतरतीब सांसों पर काबू पाने लगी। अच्छा अभी सो जाओ, सुबह कुछ करते हैं। जूनी उसे तसल्ली देते हुए सुलाने लगी। सोच सोच कर उसका सर फट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुबह वो सादिया बेगम के घर का सौदा सल्फ लेने बाज़ार निकली तो वापसी पर उसको रास्ते में मिस नरगिस मिल गई। अरे तुम यहाँ? जी मैं सामान लेने निकली थी। अच्छा चलो, मेरा घर यहाँ नज़दीक ही है, थोड़ी देर चलो मेरे साथ। वो उनके कहने पर उनके साथ चल दी। वो उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर उसके लिए शरबत ले आई। अरे मिस, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो शर्मिंदा होते हुए बोली, कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है, पी लो।
वो उसे ज़बरदस्ती गिलास पकड़ाते हुए बोली, आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सादिया बेगम के यहाँ पिछले 1 माह से काम कर रहे हैं, मैं और सोहा। मिस अक्सा ने भी बताया था कि आपकी कोई जानने वाली हैं सादिया बेगम। मिस अक्सा ने कब बताया तुमको? मिस नरगिस हैरानी से बोली। 1 माह पहले स्कूल में। जूनी उनको पूरी तफसील बताने लगी। किचन में काम करती सोहा बार दरवाजे पर बजने वाली बेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलने चल दी। अरे मिस अक्सा आप? सोहा खुशगवार हैरत से बोली। मैं बुलाती हूँ अम्मी को। नहीं, मैं खुद उनसे मिल लेती हूँ, वो उनकी कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली। सोहा किचन में आकर उनके लिए जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। सब सुनकर नरगिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्सा अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। सादिया आंटी की अपनी बेटी में जान थी। स्कूल आते हुए अक्सा रोड क्रॉस करते हुए तेज़ रफ्तार गाड़ी के आगे आ गई थी। उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। वहाँ अस्पताल में मेरी दोस्त ज़िंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला रही और मौत उसकी ज़िंदगी को शिकस्त दे गई। मगर मरने के बाद भी वो बेचैन थी अपनी माँ की वजह से। तब भी उसने तुम लोगों को अपनी माँ के पास भेजा। अब उसे समझ आया था वो चौथा वजूद किसका था। अरे मिस नरगिस आप? सोहा जूनी के साथ मिस नरगिस को देखकर खुश हो गई। अच्छा हुआ आप भी आ गई। मिस अक्सा अभी अंदर हैं। चलो अच्छा है, आपकी भी मुलाकात हो जाएगी। सोहा मुस्कुराते हुए बोली। वो जानती थी कि मिस अक्सा और मिस नरगिस में कितनी गहरी दोस्ती है। इतने में सादिया बेगम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर चली आईं। उनके पीछे अक्सा थी। मैं जा रही हूँ, अक्सा धीमे से बोली। उसके चेहरे पर कर्ब फैला हुआ था। मैं जानती हूँ मेरी मौजूदगी जूनी और सोहा को खौफज़दा कर रही है। मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं था। मैं बहुत बेचैन थी अपनी माँ के लिए। अक्सा की बात पर सोहा ने खौफज़दा होकर जूनी का हाथ पकड़ लिया। डरने की कोई बात नहीं सोहा, मेरा मकसद तुम लोगों को खौफज़दा करना हरगिज़ नहीं था। बस तुम लोग एक वादा करो, मेरी माँ को छोड़ कर नहीं जाओगे, इनका ख्याल रखोगे और नरगिस तुम भी अम्मी की खैरियत पूछ लिया करना। अक्सा के कहने पर नरगिस अपने गालों पर बहते आंसू साफ करते हुए असबात में सर हिलाती अपनी दोस्त को देखने लगी। अच्छा अम्मी, अब चलती हूँ, अब नहीं आऊँगी। अक्सा के कहने पर सादिया बेगम सिसकने लगीं। ऐसे रोकर बेटी को रुखसत करेंगी? बेटियां तो वैसे भी चली ही जाती हैं ना, ऐसी रुखसती कोई माँ ना करे। सादिया बेगम हिचकियों के दरमियान बोली। वो माँ को हाथ हिलाती हुई सबको अलविदाई नज़रों से देखती हुई धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। जूनी और सोहा ने आगे बढ़कर सादिया बेगम को अपने साथ लगा लिया। माँ बेटी से इश्क था। मरने के बाद भी वो अपनी माँ के लिए बेकरार थी। वो और जूनी सोहा ने ऐद कर लिया था कि वो मिस अक्सा के साथ किए वादे को ज़रूर निभाएंगी और सादिया बेगम को अकेला नहीं छोड़ेंगी। आपके पास भी अगर इस तरह के खौफनाक वाक़यात हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल पे शेयर कीजिए। शुक्रिया।